हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लक्ष्य फॉर सक्सेस। और दोस्तों बताइए आप कैसे हैं। दोस्तों हम लाए हैं आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 4 और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उसके बेस्ट से आपको ट्रिक बताया जाएगा और साथ ही साथ चारों ऑप्शन को भी हम लोग बताते चलेंगे। हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया होगा, आपको मैं 2 से 3 सेकंड दूंगा हर क्वेश्चन को करने के लिए और फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट बिना किए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि माउंट कंचनजंगा क्या है। देखिए दोस्तों, माउंट कंचनजंगा जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि माउंट कंचनजंगा एक तरह का पर्वत है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है कि हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी में है माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है, या ऑप्शन नंबर सी है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है, और या ऑप्शन नंबर डी है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, माउंट कंचनजंगा जो कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? सिक्किम में, इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये मैं बता दूं कि भारत अगर आप ध्यान दें तो केटू जो एक है, जिसको हम गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, वो पाकिस्तान के पीओके में यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है, जिसकी वजह से यह विवाद है। उसको भारत का ऊंचा पर्वत नहीं माना जाता। सबसे सबसे ऊंचा पर्वत भारत का माना जाता है माउंट कंचनजंगा को, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें आपका दिया है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो माउंट कंचनजंगा है, पहले मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है माउंट कंचनजंगा। क्योंकि पहले नंबर पर आपका माउंट एवरेस्ट आता है, पहले नंबर पे तो एवरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर पे आ जाएगा K2 जिसका नाम गाडविन ऑस्टिन है, और तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? तीसरे नंबर पे माउंट कंचनजंगा आ जाएगा, जो कि कहाँ पे है? जो कि आपके सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन और आता है कि जो नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा, नेपाल में कहाँ है माउंट एवरेस्ट जो है? वो नेपाल में है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। आपको फिर से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि अननोन इंडियन जो किताब लिखी गई है, बुक जो लिखी गई है, वो किसने लिखी है। इसमें से ऑप्शन नंबर ए R K नारायण ने, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर डी है नीरज सी चौधरी। तो देखिए अननोन इंडिया जो कृति है वो नीरज सी चौधरी की है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीरज सी चौधरी। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, R K नारायण जो है, मालगुडी डेज आपने नाम सुना होगा कई बार। मालगुडी डेज जो है इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी, जो कि R K नारायण ने लिखी थी। महात्मा गांधी जैसा कि आप जानते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी ने लिखी थी। और साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन है, नासा का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, जो नासा का हमारे फुल फॉर्म है वो क्या होता है? नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस एजेंसी, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। कब की गई थी? 1958 में। एक बात मैं बता दूं कि दोस्तों जो नासा है वो अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिसका हेडक्वार्टर आपके है वाशिंगटन DC में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भारत का जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, उसका नाम है इसरो। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, 1969 में, जिसके इस वक्त प्रेजेंट में कौन अध्यक्ष हैं? इस वक्त उसके अध्यक्ष हैं K सिवान, ठीक है, जिनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है, GSM का पूरा नाम है। आपको बताना है कि GSM का पूरा नाम क्या है। जियोग्राफिकल सिस्टम फॉर मोबिलिटी कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेट सिस्टम फॉर मोबाइल, ऑप्शन नंबर सी है ग्रैंड सिस्टम फॉर मोबिलिटी, या ऑप्शन नंबर डी है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। दोस्तों मैं बता दूं, देखिए इसमें कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है टाइपिंग में। देखिए GSM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ इसमें आप कम्युनिकेशन ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन होगा। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो दोस्तों आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं अपने 5वां क्वेश्चन। हमारा 5वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन क्या है। आपको बताना है कि जो देखिए परमाणु जो होता है, एटम जो होता है, उसमें आपके 3 तत्व मुख्य रूप से एलिमेंट होते हैं। वो होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, जो कि इनके न्यूक्लियस में होते हैं यानी नाभिक में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो माइनस चार्ज के साथ यानी निगेटिव चार्ज के साथ वो ऊपर उनके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऋणात्मक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका चार्ज ऋणात्मक होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए हमारा 6वां क्वेश्चन क्या है, आप पहले इसका जवाब दीजिए। 2 से 3 सेकंड आपको मैं देता हूँ हर क्वेश्चन के लिए। देखिए इस क्वेश्चन को मैं पहले पढ़ता हूँ। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन आपसे। देखिए ऑप्शन नंबर ए है 22 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 20 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 22 अप्रैल, या ऑप्शन नंबर डी है 7 अप्रैल। दोस्तों देखिए
पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों कि 22 मार्च को जो है जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप। 20 मार्च को आपको विश्व खुशहाल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व खुशहाल दिवस। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व खुशहाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। और साथ ही साथ मैं एक बात और बता दूँ आपको कि 7 अप्रैल को WHO द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि WHO की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी। इसलिए देखिए दोस्तों, हर साल जो है आपको 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 22 अप्रैल, क्योंकि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन है, लंकाद्वीप सागर किस नाम से जाना जाता है? यानी लंकाद्वीप जो सागर है वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मन्नार सागर, ऑप्शन नंबर बी है लक्षद्वीप सागर, ऑप्शन नंबर सी है मालदीव सागर, या ऑप्शन नंबर डी है श्रीलंकाई सागर। तो देखिए लंकाद्वीप जो सागर है वो भारत और श्रीलंका के मध्य है, लक्षद्वीप के आसपास है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप सागर के नाम से भी लंकाद्वीप सागर को जाना जाता है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के जो कि हमारा 8वां क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वह है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में से। देखिए श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो, देखिए मैं बता दूं, जब 1968-69 का समय चल रहा था उस वक्त ही भारत में सबसे अधिक श्वेत क्रांति के फील्ड में तेज़ी आई। और उस वक्त जो कार्य कर रहे थे वो अमूल फैक्ट्री में मेन प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था वर्गीज कुरियन। ठीक है, जिनका क्या नाम था? वर्गीज कुरियन। इसलिए इनको ही श्वेत क्रांति का जनक भारत में माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वर्गीज कुरियन। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि MS स्वामीनाथन जो है, देखिए उनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, ऑप्शन के साथ साथ देखते चलेंगे हर चीज़ों को हम। चलिए आते हैं अपने आज के 9वें क्वेश्चन पे। 9वें क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में माउंट बेटन की जगह किसने ली थी? दोस्तों देखिए माउंट बेटन जो था वो भारत और पाकिस्तान जिसने बनाने की सबसे पहले प्रस्ताव रखा था और पास किया था, वो माउंट बेटन ही उस वक्त हमारा गवर्नर जनरल था भारत का। ठीक है, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, उस वक्त जो माउंट बेटन की बाद जो गवर्नर जनरल बना था भारत का वो थे सी राजगोपालचारी। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी राजगोपालचारी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी में दिया है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने जो उसका शासनकाल था, पहले मैं बता दूं 1848 से 1856 के बीच इसका शासनकाल था। और इसी शासनकाल के बीच उसने सबसे पहले भारत में राज्य हड़प नीति अपनाई, और जिसके तहत सतारा को उसने सबसे पहले अपने राज्य में मिला लिया था। और साथ ही साथ इसने जो है रेलवे 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलवाई थी। और पोस्ट ऑफिस सेवा भी सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने ही शुरू की थी, और राज्य हड़प नीति भी जैसा कि हमने बताया इसने अपनाई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर ऑप्शन को देखते हुए भी चलेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हमारा आज का 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, जेम्स एंड्रू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? दोस्तों देखिए जेम्स एंड्रू रैमजे जो था वो लॉर्ड डलहौजी का नाम था। वास्तविक नाम जो था वो लॉर्ड डलहौजी का नाम जेम्स एंड्रू रैमजे था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? दोस्तों आपको बताना है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था निम्नलिखित में से। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कैनिंग, या लॉर्ड रिपन। दोस्तों देखिए जो भारत का प्रथम वायसराय था वह था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? कैनिंग लॉर्ड। इसमें देखिए गलत टाइपिंग हो गया है, लॉर्ड कैनिंग था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैनिंग। ठीक है, याद रखिएगा 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय जो है लॉर्ड कैनिंग ही भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल था। क्योंकि पहले जो देखिए वायसराय और गवर्नर जनरल में क्या अंतर था? देखिए सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, गवर्नर जनरल जो था वो भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता था। लेकिन जो वायसराय हुआ करता था वो जब युद्ध हुआ 1857 की क्रांति हुई तो उस समय लॉर्ड कैनिंग को जिम्मेदार माना गया और कंपनी का शासन खत्म करके ब्रिटेन के सरकार का सीधा सीधा भारत के शासन पर अधिकार हो गया। और इस तरह से उसने भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उस वक्त उनका अधिकार सीमित करके उसने इनको वायसराय बना दिया था। ठीक है, इनके अधिकार को सीमित कर दिया था। इसलिए देखिए याद रखिएगा इस कहानी को भी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आज का हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में
किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का अंत किया था? तो दोस्तों पहले मैं बता दूं, देखिए दास प्रथा क्या होता है। दास प्रथा जो युद्ध में हारे हुए सैनिक होते हैं उनको बेड़ियों में जकड़ करके उनको बहुत ही बुरी तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता था, और यह सबसे पहले खत्म किया गया था लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में, जिनका शासनकाल 1842 से 1844 तक था। तो उसी समय 1843 के आसपास इनका जो है दास प्रथा का इन्होंने उन्मूलन किया था। तो इसलिए देखिए करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, और साथ ही साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, इसको भी याद रखिएगा साथ ही साथ, क्योंकि राजा राम मोहन के साथ इन्होंने मिल करके 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया था। और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी दिया है लॉर्ड कार्नवालिस, इनको देखिए इन्होंने ही सबसे पहले जजों की नियुक्ति की थी और जिला मजिस्ट्रेट को न्याय के करने की सुविधा प्रदान की थी। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा 13वां क्वेश्चन है। हमारा 13वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू का फुल फॉर्म है। देखिए दोस्तों सीपीयू जो होता है मुख्य रूप से उसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके हर एग्जाम में। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है। 14वां नंबर की चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन की। देखिए भारतीय रेलवे ने सीएनजी से चलने वाली प्रथम रेल कब शुरू की थी? दोस्तों देखिए सीएनजी का पहले मैं फुल फॉर्म आपको बता दूं। सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस से चलने वाली जो भारत में पहली ट्रेन थी वो चली थी 2015 में। कब चली थी? 2015 में। इसलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2015। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आज का हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले ईयर प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी और जो एएलपी का एग्जाम हुआ था, आरआरबी एएलपी का, उसमें पूछे गए थे। ठीक है, इसी को हम लोग देख रहे हैं। देखिए आज का 15वां नंबर क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में कार्य करता है? जो विक्टोरिया मेमोरियल दोस्तों ये कलकत्ता में है, बंगाल के कलकत्ता शहर में है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं आपको दोस्तों कि यह एक संग्रहालय का कार्य करता है, इसलिए इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक संग्रहालय के रूप में जो है विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि आज का हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए आज का हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। भारत का जो सर्वोच्च कानून माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए है संविधान को, ऑप्शन नंबर बी है धर्मनिरपेक्षता को, या ऑप्शन नंबर सी है लोकतंत्र को, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिए भारत का जो सर्वोच्च कानून माना जाता है वो संविधान को माना जाता है भारत के, इसलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह क्वेश्चन देखिए कई बार एएलपी में रिपीट किया था पिछले साल के, इसलिए इसको याद रखिएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आज का हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है, अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? दोस्तों देखिए अमीनो एसिड जो है मुख्य रूप से शरीर में बहुत सारे भोजन पदार्थों को हमारे पचाने का कार्य करता है, इसलिए देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अमीनो एसिड के बारे में क्वेश्चन को याद रखना। तो दोस्तों जो अमीनो एसिड बना होता है वो 4 प्रमुख तत्वों से मिलकर बना होता है, और उसमें 4 प्रमुख तत्व भूमिका निभाते हैं, यानी 4 मेजर जो है उसमें एलिमेंट रहते हैं, जिसमें कि आपका कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इंक्लूड किए जाते हैं इसमें। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आज का हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि जो हम देखिए खगोलीय दूरी पहले क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दूं मैं कि देखिए दोस्तों जो दूरी होती है, बहुत ज़्यादा दूरी को नापना होता है, उसे खगोलीय दूरी का मतलब होता है एक पिंड से दूसरे पिंड का, जो एक हमारा मान लीजिए पृथ्वी के एक एग्जाम्पल के तौर पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की अगर दूरी हमें पता करनी है तो हम उसे खगोलीय दूरी कहेंगे। तो उसको नापने की यूनिट क्या है, किस में हम नापते हैं? तो दोस्तों जो हम नापते हैं वो नापते हैं प्रकाश वर्ष में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसलिए इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। और साथ ही साथ मैं एक बात और बता दूं आपको दोस्तों, पार्सेक भी जो है वो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी यूनिट पार्सेक है, क्योंकि एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए सौर मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि सौर मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है महाबलीपुरम, ऑप्शन नंबर बी है कांचीपुरम, ऑप्शन नंबर सी है तिरुवनंतपुरम, या ऑप्शन नंबर डी है विशाखापट्टनम। तो दोस्तों देखिए सौर मंदिर जो स्थित है वो स्थित है महाबलीपुरम में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको पल्लवों ने बनवाया था, इसको याद रखिएगा, क्योंकि देखिए महाबलीपुरम में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण पल्लवों ने करवाया था, जो पल्लव राजवंश चल रहा था वहाँ पे दक्षिण में, उन्होंने बनवाया था। चल आ जाते हैं अपने 20वें क्वेश्चन पे। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ठीक है, 20वां आज का क्वेश्चन, आपके पास 4 ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या उड़ीसा।
दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि चिपको आंदोलन जो था वह पेड़ को काटने को लेकर के लोगों का एक आंदोलन था, जिसके तहत क्या होता था, लोग कभी भी जब जो सरकार पेड़ को काटने जाती थी तो जितने भी लोग चिपको आंदोलन से जुड़े होते थे वो पेड़ में चिपक जाते थे और उनको पेड़ काटने से रोकते थे, जिसकी वजह से ये चिपको आंदोलन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में सबसे पहले, ठीक है, किसके नेतृत्व में, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड से सबसे पहले चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। इसलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन होगा। दोस्तों इसमें 21वां नंबर क्वेश्चन है, मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ स्थित है। ये एक पार्क भी है दोस्तों, आपको बताना है कहाँ पे है। देखिए मसाई मारा जो नेशनल पार्क है वो केन्या में है। कहाँ पे है, केन्या में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केन्या। और साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों कि केन्या का जो कैपिटल है वह है नैरोबी। क्या है, नैरोबी। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि कैपिटल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण में भारत का कोड क्या था। यानी आपको बताना है कि भारत का जो कोड लैंग्वेज था उस वक्त जो पोखरण में परीक्षण हुआ था 1998 में, उस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उस समय उसको क्या कहा जाता था परमाणु परीक्षण को, तो उस समय देखिए जो नाम था वो था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था, ऑपरेशन शक्ति। इसलिए इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता था। उससे पहले भी भारत में परमाणु परीक्षण 1974 में इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो उनके नेतृत्व में हो चुका था। ठीक है, याद रखिएगा। आते अपने अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 23वां जो नंबर हमारा क्वेश्चन है आज का वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दोस्तों देखिए इसमें से आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए है C++, OS या विंडोज 7 या डॉस। देखिए दोस्तों जो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए C++, क्योंकि देखिए C++ जो है एक एडवांस लैंग्वेज है। ठीक है, एडवांस लैंग्वेज है C++। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसलिए बाकी जो है OS, विंडोज 7 और डॉस, ये तीनों जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह आपके काम करते हैं। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा 24वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मानव में बैक्टीरिया का संक्रमण जो होता है सबसे आसान इलाज उसका क्या होता है, सबसे आम इलाज क्या किया जाता है उसका। ऑप्शन नंबर ए है एंटीबॉडी, ऑप्शन नंबर बी है एस्प्रिन, या ऑप्शन नंबर सी है एंटीबायोटिक्स, या ऑप्शन नंबर डी है एंटीजन। दोस्तों देखिए बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं उनके इलाज के लिए सबसे अधिक कोई चीज़ का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रयोग किया जाता है एंटीबायोटिक्स। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीबायोटिक। कभी आपने सुना होगा जब भी किसी को रोग हो जाता है आमतौर पर बैक्टीरिया से जो फैलने वाला रोग होता है तो उसे दवा के साथ एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, जिससे कि दवा का प्रभाव ज़्यादा हो और आसानी से उसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 25वें नंबर पे, जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा ये वीडियो सीरीज़ आपको कैसी लगी। देखिए 25वां नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हम कमेंट सेक्शन में आपसे पूछेंगे और आप बताइएगा। तुंगभद्रा परियोजना, जिसको पंपा सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम है पंपा सागर परियोजना, याद रखिएगा। ठीक है, यह किस नदी पर बनी है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी है महानदी और ऑप्शन नंबर डी है सिंधु। ठीक है दोस्तों, आप इसका क्वेश्चन हमें कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।